हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और ये एमसीक्यूज आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आप यूजीसी नेट, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या बिहार लाइब्रेरियन, इसके अलावा अन लाइब्रेरियन एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आपको एक एक सेट के रूप में हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जिसमें लगभग अगर हम लोग 10 क्वेश्चंस अगर सेट वन में डिस्कस कर रहे हैं तो आपको 10 कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, यानी 10 क्वेश्चन विथ 10 कंसेप्ट। ये मेथड पे हम लोग चलेंगे और ये सेट लगातार आती रहेगी। और जो लोग कोर्सेज ज्वाइन कर चुके हैं ऐप में उनको भी ये वीडियो मिलेगी, जो लोग यूट्यूब पे हैं उनको भी ये लेक्चर मिलेगी यूट्यूब पे। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो लाइब्रेरी एकेडमी ऐप आपके लिए ईएमआरएस, एनबीएस, केवीएस, यूजीसी नेट या अन लाइब्रेरियन एग्जाम के लिए कोर्सेस लेके आया है। आप लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पर जाइए, वहाँ पे आप वेरियस कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप सक्सेस चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्वालिफाई कर जाएं तो लाइब्रेरी एकेडमी के साथ जुड़ के अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको ऐप पे मिल जाएगा। इसके अलावा आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे हम पढ़ाते हैं, कैसे थ्योरेटिकल लेक्चर चलता है। तो यूट्यूब पे भी लेक्चर अवेलेबल है, ऐप पे भी डेमो लेक्चर के रूप में अवेलेबल है। और अगर आप ये लेक्चर देखेंगे तो इसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम लोग को समझाने का वे है, आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं। 2-3 बात आप हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोर्सेज़ ज्वाइन करने से पहले आप मेरा या किसी भी कोचिंग का कोर्सेज़ अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो उनका कुछ लेक्चर आप देखिए। जैसे थ्योरेटिकल लेक्चर देखिए, एमसीक्यूज़ लेक्चर देखिए, उसके बाद आपको अच्छा लगता है तो ज्वाइन कीजिए। अदरवाइज़ अगर अच्छा नहीं लगेगा तो बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मेरे पास कॉल करते हैं और बोलते हैं हमने इस टीचर का कोर्स ज्वाइन किया और मेरा पैसा वेस्ट हो गया, मैं वहाँ पढ़ नहीं पाता हूँ या वहाँ पे प्रॉपर चीज़ें नहीं होती है। तो ये इसलिए होता है कि वो हड़बड़ा के क्वेश्चन ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब हड़बड़ा के कोर्सेज ज्वाइन कर लेते हैं। तो जल्दीबाजी में कोर्स ज्वाइन कर लिए, फिर उन्होंने लेक्चर देखना स्टार्ट किया। ये नहीं करना है, हमेशा पहले लेक्चर देखना है, पहले डेमो लेक्चर देखना है। ऐप में भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, या आज का लेक्चर हम लोग लेंगे तो इसमें भी आप इसको डेमो के तौर पे आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और हमने लिखा है आपका सिलेक्शन का पक्का वादा, हमारा लक्ष्य सिर्फ आपका सिलेक्शन। तो देखिए, सिलेक्शन की एक कड़ी के ऊपर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप द कोलन क्लासिफिकेशन सिस्टम। एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि कोलन क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने डेवलप किया। तो इसको डेवलप किए थे रंगनाथन जी, और ये डेवलप किए थे 1993 में। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट का आंसर है बी, जैसे कि आप जानते हैं। लेकिन मेलविल डेवे ने 1876 ईस्वी में जो क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया, क्लासिफिकेशन स्कीम डेवलप किया, उसका नाम था डीडीसी, डेवे डेसिमल क्लासिफिकेशन। और एच बिलीस का क्लासिफिकेशन का नाम है आपको बिलीस बिब्लियोग्राफी, बिलीस बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन। और आपका जेम्स डॉफ ब्राउन ने, ये प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है केवीएस का, जेम्स डॉफ ने सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन डेवलप किया था। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। तो देखिए, एक क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन नहीं होता है। अगर हम लोग उससे डिस्कशन करते हैं उसको प्रॉपर वे में, तो हमें 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो मेलविल डेवे का क्लासिफिकेशन सिस्टम आप याद रखना 1876, एस आर रंगनाथन 1933 जो डेवलप किया था कोलन क्लासिफिकेशन 1933 में। और एच बिलिस ने बिलिस बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन डेवलप किया था। जेम्स डॉफ ब्राउन ने सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन डेवलप किया था। अब बात आती है कि क्लासिफिकेशन क्या होती है। देखिए, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में ये देखा जाता है कि अपने कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर चीज़ों को जब हम एक जैसे चीज़ों को एक साइड रखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन करना। जैसे कि मान लीजिए आप अगर किचन में हैं तो आप बर्तन को एक साइड रखते हैं, मसाले को एक साइड रखते हैं, अन्य सामग्री को एक साइड रखते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, आप उनके कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे आप चीज़ों को अलग अलग क्लासिफाइड कर रहे हैं, अलग अलग रख रहे हैं। तो उसी को हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो उसी तरह लाइब्रेरी के अंदर जब बुक की कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे, सब्जेक्ट के आधार पे जब हम उनके एक कैरेक्टरिस्टिक, एक
कंटेंट के आधार पे जब हम उनको एक साइड रखते हैं और दूसरे को दूसरे साइड रखते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं वर्गीकृत करना। जैसे मैथमेटिक्स के सभी सब्जेक्ट को हम एक साइड रखेंगे, फिजिक्स के सभी सब्जेक्ट को एक साइड रखेंगे, और अगर हमारे पास ह्यूमैनिटी या आर्ट्स के सब्जेक्ट है उसको एक साइड रखेंगे। तो हमने सब्जेक्ट के आधार पे उनको वर्गीकृत किया, यानी क्लासिफिकेशन किया उनको। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि क्लासिफिकेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन करना, यानी अलग अलग उसके अपने नेचर के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग रखना। अब बात आती है क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी क्लासिफिकेशन सिस्टम भी बोला जाता है और इसको स्कीम भी बोला जाता है। ठीक। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम या क्लासिफिकेशन स्कीम, अब ये क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि अपने नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग करना। जैसे क्लासरूम में बॉयज को अलग बैठाना, गर्ल को अलग बैठाना, उनका क्लासिफिकेशन हमने जेंडर के आधार पे कर दिया कि बॉय एक साइड बैठेंगे, गर्ल एक साइड बैठेंगे। यानी हमने जो क्लासिफिकेशन किया उसका आधार हमारा जेंडर रहा। हम ये भी कर सकते हैं कि क्लासिफिकेशन हमने ऐसे किया कि क्लास के स्टैंडर्ड किया, यानी वन क्लास के स्टैंडर्ड के बच्चे एक रूम में बैठेंगे, सेकंड क्लास के स्टैंडर्ड के बच्चे दूसरे रूम में बैठेंगे, और थर्ड क्लास के बच्चे तीसरे रूम में बैठेंगे। तो हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया उनके क्लास स्टैंडर्ड के आधार पे। उसी तरह बुक अगर लाइब्रेरी में है तो लाइब्रेरी में बहुत तरह के बुक होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट का होता है। तो अगर हमने सब्जेक्ट के आधार पे वर्गीकृत किया है तो वो हो गया सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं हम लोग सिस्टम या स्कीम। तो देखिए जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे हमने ये देखा कि मैथ का, पूरे मैथ का जो सब्जेक्ट है, जितने भी मैथ से रिलेटेड बुक है उसको हमने एक साइड रखा। लेकिन उसको एक हम लोग आर्टिफिशियल नंबर देते हैं। तो एक आर्टिफिशियल नंबर जो देते हैं वही नंबर, वो नंबर जो देते हैं उसके लिए कुछ मेथड, कुछ मेथडोलॉजी का यूज करते हैं। और वो मेथडोलॉजी और मेथड एक तरह का मैथमेटिकल होता है। और वो कहाँ से डेवलप होता है? ये सब क्लासिफिकेशन सिस्टम से डेवलप होता है। जैसे कोलन क्लासिफिकेशन में मैथ के लिए अलग मेन क्लासेस नंबर दिया गया है, फिजिक्स के लिए अलग दिया गया है, केमिस्ट्री के लिए अलग दिया हुआ है। उसी तरह डीडीसी में, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन में, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग मेन क्लासेस नंबर दिए हुए हैं, उसी नंबर का हम इस्तेमाल करते हैं। तो जो नंबर का इस्तेमाल किया जाता है एक आर्टिफिशियल नंबर देने के लिए किसी भी पुस्तक को, तो वो कहाँ से दिया जाता है? क्लासिफिकेशन सिस्टम से लिया जाता है। लेकिन नॉर्मल अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो जैसे हमने देखा कि उनके नेचर के अकॉर्डिंग उनको वर्गीकृत करना। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का द्वितीय स्रोत है? तो देखिए सूचना का द्वितीय स्रोत, हालांकि इंफॉर्मेशन का प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीन टाइप के स्रोत होते हैं। जितने भी इंफॉर्मेशन है उसमें लाइब्रेरी साइंस में हम लोग को पढ़ना है कि इसके तीन टाइप होते हैं। पहला होता है प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सेकेंड होता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, थर्ड होता है टर्सरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जैसे भी कि आपको पता है कि इसमें पूछा गया है सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपका क्या हो जाएगा? इंसाइक्लोपीडिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और मनुस्क्रिप्ट, न्यूज़पेपर और गवर्नमेंट रिपोर्ट, ये तीनों कैसे टाइप का इंफॉर्मेशन सोर्स है? ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अगर हिंदी मीडियम से है तो आप प्राथमिक सूचना स्रोत बोल सकते हैं, प्राथमिक सूचना स्रोत। देखिए कोई भी डॉक्यूमेंट जब फर्स्ट हैंड होता है, यानी पहली बार उसको लिखा गया हो, पहली बार उसकी रचना हुई हो, पहली बार क्रिएशन हुआ हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जब प्राथमिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से डिराइव होके जब दूसरी बार उसका लिखित होता है, उसको लिखा जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और जब प्राइमरी सेकेंडरी दोनों का इस्तेमाल करके या सेकेंडरी का इस्तेमाल करके जब जो इंफॉर्मेशन सोर्स का जनरेशन होता है, उत्पत्ति होती है, उसको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे अगर हम लोग अगर एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। जैसे देखिए ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का एग्जाम्पल है तीनों। तो देखिए मनुस्क्रिप्ट यानी पांडुलिपि,
तो मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है ऐसे डॉक्यूमेंट जो हैंड रिटेन में है, जो पहले मतलब कि जो पहले ऐसे कागज़ की उत्पत्ति नहीं हुई थी तो उस समय कपड़ों पे लिखा जाता था, या कुछ कागज़ का डेवलपमेंट होने के बाद भी कागज़ों पे लिखी गई है, लेकिन वो हाथ से लिखी गई है, यानी हस्तलिखित जो पांडुलिपि होती है उसको हम लोग पांडुलिपि बोलते हैं, हस्तलिखित होती है उसको हम लोग पांडुलिपि बोलते हैं, वो हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। देखिए, हमने थ्योरेटिकल लेक्चर जब पढ़ाया था, जो लोग ऐप में हैं उनको पता होगा ये सब कॉन्सेप्ट, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो भी ज्वाइन करके आप सभी चीज़ें सीख सकते हैं और आप एग्जाम में अच्छा बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। देखिए, मैन्युस्क्रिप्ट कब हम किसी डॉक्यूमेंट को बोलेंगे कि वो मैन्युस्क्रिप्ट है? जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट 75 साल से पुराना है, यानी 75 वर्ष से पुराना हो और वो साइंटिफिक साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक वैज्ञानिक महत्व का चीज हो, ठीक? और दूसरा या तो ऐतिहासिक, यानी हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल महत्व का चीज हो, यानी कोई हाथ से लिखा हुआ हमें डॉक्यूमेंट मिल गया और वो 75 साल से पुराना हो और वो उसमें कुछ साइंटिफिक एविडेंस हो, यानी साइंटिफिक कुछ बातें बताता हो, या वो हिस्टोरिकल कुछ डेटा देता हो, यानी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन देता हो, वैसे डॉक्यूमेंट को ही हम पांडुलिपि बोलेंगे। अगर मान लीजिए कि 100 वर्ष पुराना कोई हाथ से लिखी हुई कुछ हमें डॉक्यूमेंट मिल जाता है और वो बकवास चीज़ें लिखी हुई है, उसको हम लोग पांडुलिपि यानी मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर काउंट नहीं करते हैं। और हमारे देश में नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन आया था, जो आया था 2003 ईस्वी में। ठीक है? और न्यूज़पेपर, तो ये देखिए, ये तो पहली बार ही जनरेट हुआ हुआ डॉक्यूमेंट है। न्यूज़पेपर में भी कोई भी न्यूज़ होता है, ऐसा नहीं होता है कि किसी बुक या किसी चीज़ से डेराइव होता है। वो पहली बार वो लोग लिखते हैं, पहली बार किसी का इंटरव्यू छापते हैं या कोई न्यूज़ आती है तो पहली बार ही आती है। इसीलिए फर्स्ट टाइम जनरेट हुई इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। गवर्नमेंट रिपोर्ट की बात करते हैं, जैसे कोई भी काम हुआ गवर्नमेंट का या ईयरली कोई चीज़ वो पब्लिश कर रहे हैं कि हम ये करने वाले हैं, तो ये सभी चीज़ें फर्स्ट टाइम जनरेट इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए इसको हम लोग प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर फर्स्ट टाइम जनरेट होती है तो उसको हम लोग प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है थेसिस या रिसर्च, रिसर्च पेपर, यानी कि थेसिस जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है? तो थीसिस जो है, यानी रिसर्च पेपर जो है, रिसर्च पेपर या थीसिस की बात करें हम लोग, रिसर्च पेपर पब्लिश होती है पहले, ठीक? तो रिसर्च पेपर जो पब्लिश होती है, वो एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो देखिए, जैसे आज हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन्स के गति के नियम हम लोग पढ़ते हैं। तो न्यूटन्स ने कभी ना कभी उस अपने रिसर्च को किसी न किसी रिसर्च पेपर में पब्लिश किया। उस रिसर्च पेपर से हमारे क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने हमारे क्लास के स्टैंडर्ड के रूप में उस लॉ को सम्मिलित किया। जैसे कि हम लोग 9th क्लास में भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं, हम लोग ग्रेजुएशन में भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं। ठीक, ग्रेजुएशन में भी हम लोग दोनों जगह न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं। तो आप देखिएगा 9th क्लास के बच्चों को जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ाया जाएगा तो बहुत उसका बेसिक फीचर बताया जाएगा, लेकिन जब ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, पूरा मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल एविडेंस, पूरा रिसर्च, पूरा थेसिस, पूरे चीज़ें हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि ये दोनों जो टेक्स्ट बुक में सम्मिलित किया गया, जो दोनों चीज़ वो कहाँ से ड्राइव होके आई, वो आई आपका रिसर्च पेपर, जहाँ पे ओरिजिनल में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पब्लिश हुआ था। तो जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पहली बार पब्लिश हुआ तो उस समय वो रिसर्च पेपर आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ, लेकिन उससे ड्राइव होके जब हमारे पास डॉक्यूमेंट बन के आई, तो वो डॉक्यूमेंट जो बन के आई वो हमारा टेक्स्ट बुक के रूप में आई। इसको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट बुक को सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। और यही जो रिसर्च पेपर होते हैं दुनिया के, उन्हीं सबको एक तरह से
जितने भी रिसर्च पेपर होते हैं उनको एक जगह से इकट्ठा किया जाता है और इनसाइक्लोपीडिया यानी विश्वकोश में सम्मिलित किया जाता है। एनुअली इसका प्रकाशन किया जाता है, इसीलिए ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाता है। जब प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का यूज करके जब हम थर्ड टाइम हम जनरेट करते हैं इंफॉर्मेशन को, उसको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और उसका एग्जाम्पल है बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफी, या आपको और भी एग्जाम्पल है, हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन अभी ध्यान रखिएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण जो पूछा जाता है एग्जाम में, प्राइमरी और सेकेंडरी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मैंने लिखा भी है, कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम रिलेटेड टू, यानी सही समय पर सही पाठक को सही पुस्तक का सिद्धांत किससे संबंधित है। देखिए, राइट बुक राइट टाइम की बात किया जाए, सही समय पे सही पाठक को सही पुस्तक मिले, ये है लाइब्रेरी सर्विस का एग्जाम्पल है। और एक तरह से ये प्रिंसिपल ऑफ बुक सिलेक्शन के नाम से भी जाना जाता है, प्रिंसिपल ऑफ बुक सिलेक्शन। और ये प्रिंसिपल ऑफ बुक सिलेक्शन ये एफ ड्यूरी के द्वारा दिया गया है, FW ड्यूरी। तो इन्होंने ही ये प्रिंसिपल ऑफ जो प्रिंसिपल ऑफ बुक सिलेक्शन का कंसेप्ट दिया था, एफ ड्यूरी, उन्हीं का स्टेटमेंट था, राइट बुक राइट रीडर एट द राइट टाइम। तो इनका कंसेप्ट था। लेकिन इसमें मेलविल डेवी भी बोलते हैं कि हमें मतलब कि मिनिमम प्राइस में मैक्सिमम यूजर को सर्विस देना है, यानी कि लीस्ट कॉस्ट एट द मैक्सिमम यूजर। तो आपको ये प्रिंसिपल जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय देखेंगे, रंगनाथन जी बोलते हैं कि हमें जो बुक सिलेक्शन है उसमें हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ को ध्यान में रखते हुए बुक का सिलेक्शन करना चाहिए। और ये बोलते हैं आपका, जो मेलविल डेवे, वो बोलते हैं बुक प्रिंसिपल में कि हमको मिनिमम पैसे में, मतलब कम खर्चे में मैक्सिमम यूजर को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हमें ऐसे बुक चूज करना चाहिए जिससे हम कम पैसों में ज़्यादा यूजर को सर्विस प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, which software is widely used for library automation in India? यानी भारत में पुस्तकालय स्वचालन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर व्यापक रूप से उपयोग होता है। तो ऐसे अगर हम लोग बात करें, सबसे ज़्यादा व्यापक रूप से कोहा इस्तेमाल होता है। और जो कोहा सॉफ्टवेयर है, इसको काइपिटो कम्युनिकेशन ने डेवलप किया था। इसका डेवलपमेंट तो 1999 में हो गया था, लेकिन इसको पब्लिश किया गया था मार्च 2000 ईस्वी में, जनवरी 2000 ईस्वी में। और ये न्यूजीलैंड में ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया था कोहा। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहने का मतलब है कि ये फ्री में अवेलेबल है। अगर कोई भी यूजर, कोई भी लाइब्रेरी अगर इसको इस्तेमाल करना चाहता है तो इसको पेड यानी पैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो MS एक्सेस है, ये DBMS है, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ये पेड सॉफ्टवेयर है। और आपको ऑटो कैड में ये एक तरह का डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूज करते हैं। SPSS है जो स्प्रेडशीट का आई थिंक सॉफ्टवेयर है। तो आप देख सकते हैं, इसके बारे में अगर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है इनफ्लिबनेट। इनफ्लिबनेट इज अ मेनली कंसर्न विद, इनफ्लिबनेट मुख्य रूप से किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो स्कूल लाइब्रेरी से, पब्लिक लाइब्रेरी से, एकेडमिक एंड रिसर्च लाइब्रेरी से, स्पेशल लाइब्रेरी से। तो देखिए, इनफ्लिबनेट जो है ये एकेडमिक लाइब्रेरी से संबंधित है। और एकेडमिक लाइब्रेरी से संबंधित है और इसका फुल फॉर्म होता है इनफ्लिबनेट, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, इसका हेड क्वार्टर है गांधीनगर, गुजरात। और इसका स्थापना जो हुआ था 1991 में हुआ था। तो इस UGC के एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत इन्फ्लिबनेट का स्थापना हुआ। और इसका मेन काम है एकेडमिक, हमारे देश के जितने भी यूनिवर्सिटी है उनके लाइब्रेरी को एक नेटवर्किंग प्रोवाइड करना और सभी को एक साथ
जोड़ना। इसके अलावा इनका बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जो हमारे देश में साइंटिफिक रिसर्च या और भी बहुत तरह के चीज़ों में कंट्रीब्यूशन है। जैसे कि इनका बहुत सारा फंक्शन आप जाकर पढ़ेंगे, हम लोग जब इन्फिनिट पढ़ेंगे स्पेशली, तो वहाँ पे हम लोग बहुत सारे वेरियस इनका फंक्शन देखेंगे। जैसे कि आप देखेंगे आपका शोध गंगा, जो आपका ई थेसिस का जो रिपोजिटरी सेंटर है, शोध गंगा, उसके बारे में। और इसके बाद सिनॉप्सिस का है, फिर एनलिस्ट है। हालांकि एनलिस्ट अब बंद हो गया, लेकिन जैसे अभी भी इनके बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो नए नए चीज़ें अभी लॉन्च हो रही है, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। इनका सॉफ्टवेयर है, सोल सॉफ्टवेयर इन्होंने डेवलप किया है। इसके अलावा आप देखेंगे तो यूनियन कैटलॉगिंग का भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब हम लोग देखेंगे इन्फिनिट में, लेकिन अभी बस इतना जानिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ रेडी रेफरेंस सर्विस इन्वॉल्व, यानी रेडी रेफरेंस सर्विस की अवधारणा में क्या शामिल है। तो देखिए लॉन्ग टर्म रिसर्च असिस्टेंट, देखिए लॉन्ग टर्म रिसर्च, इसमें तो क्या है, रेडी रेफरेंस। रेडी रेफरेंस का मतलब क्या है, जो रेडीमेड आंसर तैयार हो, जिसकी हम सर्विस विद इन 5 मिनट में प्रोवाइड कर दें या 30 मिनट के अंदर हम प्रोवाइड कर दें। ठीक है, तो उसको हम लोग करते हैं रेडी रेफरेंस सर्विस के अंतर्गत लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, इमीडिएट आंसर टू द सिंपल क्यूरी, यानी कि इमीडिएट आंसर किसी सिंपल क्यूरी के लिए जब होती है, सरल प्रश्नों के लिए तत्काल उत्तर दिया जाता है, वो सभी रेडी रेफरेंस के अंदर आता है। दूसरा टाइप होता है लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, तो ये इसके अंतर्गत मोर देन 30 मिनट या विद इन वीक 7 डे भी लग जाते हैं लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस के अंतर्गत। तो इसमें जो लॉन्ग टर्म रिसर्च असिस्टेंट होता है वो लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस के अंदर आता है। जो बहुत सरल और सिंपल क्वेश्चन का आंसर देना होता है, उसको हम लोग आपका रेडी रेफरेंस सर्विस के अंदर पढ़ते हैं। इसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग फॉर यूजर, का ट्रेनिंग तो बहुत लंबा समय लगता है, तो ये लॉन्ग रेंज में आएगा। लाइब्रेरी बजट प्रिपरेशन, ये भी बहुत काफ़ी टाइम लगेगा इसका आंसर देने में, तो इसलिए सभी लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस के अंतर्गत आएंगे। सिर्फ इमीडिएट आंसर टू द सिंपल क्यूरी, ये सरल प्रश्नों के तत्काल उत्तर ही हमें रेडी रेफरेंस सर्विस के अंतर्गत आएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एन डिजिटल लाइब्रेरी इन इंडिया, यानी डिजिटल लाइब्रेरी, एक डिजिटल पुस्तकालय का उदाहरण इसमें से कौन सा है। तो देखिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो है, ये राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय का उदाहरण है, एक तरह का डिजिटल पुस्तकालय का उदाहरण है। इसका डेवलपमेंट आईआईटी खड़गपुर ने किया है, आईआईटी खड़गपुर। और इसका उद्घाटन हुआ था 19 जून 2018 को। और प्रकाश जावड़ेकर उस समय हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने ही इसको लॉन्च किया था। तो हमारे देश में डिजिटल नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, जो आईआईटी खड़गपुर इसको हैंडल करता है। डेलनेट यानी डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, ये दिल्ली बेस्ड है, और ये 1988 में इसका स्थापना हुआ था। इंडेस्ट और एनलिस्ट ये इन्फ्लुएनेट का प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इनेक्ट लाइब्रेरी लेजिस्लेशन वाज, यानी भारत में पुस्तकालय अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो आपको पता है हमारे देश में टोटल 20 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे पुस्तकालय अधिनियम लागू है, और ये अधिनियम उस राज्य में पब्लिक लाइब्रेरी डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे टैक्सेशन का प्रावधान है, यानी टैक्स वसूला जाता है लाइब्रेरी के लिए, लाइब्रेरी के डेवलपमेंट के लिए, यानी शेष यानी कर का प्रावधान है। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे कर का प्रावधान नहीं है। तो जब आप हमारा लेक्चर देखेंगे पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट लेजिस्लेशन, यानी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इन इंडिया, तो वहाँ पे हम लोगों ने प्रत्येक राज्य के बारे में इंडिविजुअली बताया है, और सभी राज्य के कब पास हुए एक्ट, कहाँ पे कितने टैक्सेशन है, कहाँ पे कितने कर का प्रावधान है, ये सभी पूरा डिटेल में हमने पढ़ाया है। लेकिन यहाँ पे हम लोग ये क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन मतलब पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है आंध्र, और चौथा है कर्नाटका। तो सबसे पहला जो ऐसा स्टेट था जिसने पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट लागू किया, ये आज़ादी की बात की जा रही है, 1947 की बात की जा रही है। तो ये मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के नाम से आया, जो बाद में मद्रास का नाम तमिलनाडु पड़ा। तो ये आंसर होगा 1948।
में पास हुआ सबसे पहला कौन सा स्टेट था? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। तो आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास हुआ वो हुआ 1967 में, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में हुआ 1960 में, और कर्नाटका की बात करेंगे तो 1965 में। तो ये हमारे ऐसे 4 स्टेट हैं जहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास हुआ। तो आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया वेयर इनेक्ट द पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। अब 1948 में सबसे पहला स्टेट था, लेकिन क्या लेटेस्ट स्टेट कौन सा है, कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे बाद में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट अपने यहाँ पास किया है? तो देखिए, आंध्र प्रदेश जो था ये 2014 में ये स्टेट 2 भागों में डिवाइड हो गया, जिसका एक का नाम रहा आंध्र प्रदेश और दूसरा स्टेट बना तेलंगाना। तो तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जहाँ पे 2015 में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट एक नया अधिसूचना जारी की गई यहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा। और ये बोला गया कि जो 1960 आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है उसको हम अडॉप्ट करते हैं, और हमारे भी राज्य में वही लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट लागू होगा। तो इसीलिए ये 2015 में एक नया स्टेट 14 में बना, और 15 में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट लागू करने वाला सबसे लेटेस्ट राज्य बना। बिहार के संदर्भ में अगर हम लोग बात करेंगे तो 2008 में आया पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। और आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जाते हैं और जिस स्टेट का वो एग्ज़ाम है, तो ध्यान रखिएगा अपने स्टेट का ये ध्यान रखना होगा कि आपके स्टेट में कब पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया, उसको पढ़ के ज़रूर जाइए। और इसके अलावा सभी आपको सभी याद ही कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम अगर महाराष्ट्र के हैं तो सिर्फ महाराष्ट्र का पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट रट के जाएँगे, ऐसा नहीं। सब आप याद कर लीजिए क्योंकि बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। उसके बाद बात करते हैं हम लोग 9 नंबर। अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, व्हाट इज द न्यू स्कूल एजुकेशन स्ट्रक्चर प्रपोज्ड टू द रिप्लेस द 10+2 सिस्टम? यानी नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार 2000 10+2 प्रणाली को बदलने के लिए कौन सी नई स्कूल शिक्षा संरचना प्रस्तावित की गई है? तो देखिए, जो नई संरचना जो प्रस्तावित की गई है वो 5+3+3+4 ये की गई है। यानी कि आपको फर्स्ट टू लेके 5 तक, और आपको फिर आपको 3 है 8 क्लास तक, और फिर आपका 8 से 12 तक। यानी इसमें ध्यान रखिएगा कि जो हमारा शुरू के एजुकेशन है वो प्राइमरी एजुकेशन में आएगा, फिर माध्यमिक आएगा, और फिर ये जो 10th और 12th था वो एक ही साथ कर दिया गया है। 10th और 12th को, जो 10+2 था अब ये हो जाएगा सीधे आपका 12th, 9 to 12th, 9, 10, 11, 12। और ये 3 जो था ये हो जाएगा आपका 8, 7 और 6। ये 3 था ये, तो ये हो जाएगा आपका 5, 4, 3। और ये जो 5 है ये आपका प्लेइंग स्कूल, और 1 और 2, 1 और 2 और 3 साल का जो प्री स्कूल है वो इसमें 5 साल में इंक्लूडिंग है। तो इस तरह से हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। और इसमें अब जो टीचर वगैरह की बहाली होगी वो 9 से 12 तक के टीचरों की बहाली होगी एक साथ, और उसके पहले ये इस तरह होगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया था, उससे क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लाइब्रेरी टर्मिनोलॉजी द टर्म एक्सेशन नंबर रेफर टू, पुस्तकालय शब्दावली में एक्सेशन नंबर का अर्थ क्या होता है? क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ बुक। तो क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ बुक जो होता है वो हम क्लासिफिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके क्लासिफिकेशन नंबर लेके आते हैं। कॉल नंबर ऑफ बुक, जो क्लासिफिकेशन नंबर होता है उसी को हम लोग कॉल नंबर भी बोलते हैं। यूनिक नंबर गिवन टू द ईच बुक व्हेन इज एडेड टू द लाइब्रेरी, यानी पुस्तकालय में जोड़ते समय प्रत्येक पुस्तक को किए जाने वाला विशिष्ट नंबर। बिल्कुल सही बात है, जब नई पुस्तक खरीद के आती है तो हमारे पास एक एक्सेशन रजिस्टर होता है जिसमें 15 उसमें टोटल कॉलम होते हैं। उसी 15 कॉलम के अंदर पूरे बुक का डिटेल लिखना होता है। जैसे सीरियल नंबर पहले लिखा जाता है और फिर उसके बाद एक्सेशन नंबर लिखा जाता है। तो एक्सेशन नंबर क्या होता है? यूनिक होता है। एक बुक को एक यूनिक नंबर एक्सेशन नंबर दिया जाता है और वो सीरीज में चलता है, इसीलिए इसको बोलेंगे सी। ऑप्शन इसका करेक्ट है, यूनिक नंबर गिवन टू द ईच बुक एंड व्हेन इट इज एडेड, यानी पुस्तकालय में जोड़ते समय प्रत्येक पुस्तक को दिए जाने वाला विशिष्ट नंबर को हम लोग
क्या कहते हैं? एक्सेशन नंबर बोलते हैं। आईएसबीएन नंबर के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, तो आप पुस्तक के पीछे जब देखते होंगे एक बार कोड ऐसे रहता है, ऐसे-ऐसे, और यहाँ पे लिखा रहता है आईएसबीएन, और यहाँ पे नंबर होता है 13 डिजिट का, वही होता है आईएसबीएन नंबर, ठीक है? तो आईएसबीएन नंबर जो होता है ये इस तरह से, मतलब एक तरह का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, इसका फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर कहा जाता है। तो ये 13 डिजिट का होता है, और भारत में राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी नेशनल एजेंसी, राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी, ये दिल्ली बेस्ड संस्था है, ये जारी करती है। मेरा भी एक बुक है जो पब्लिश अभी नहीं हुआ है, लेकिन उसका हम लोगों ने आईएसबीएन नंबर लिया हुआ है, कभी पब्लिश कर सकते हैं। यूजीसी नेट के लिए है, यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है प्रॉपर वे में, तो वो बुक है। तो उसका आईएसबीएन नंबर आपको फ्री में मिलता है, कोई पैसे नहीं लगते हैं आईएसबीएन नंबर लेने के लिए। तो आईएसबीएन नंबर एक हर प्रत्येक बुक का यूनिक होता है, लेकिन इसको लाइब्रेरी से कोई मतलब नहीं है। लाइब्रेरी के टर्मिनोलॉजी में एक्सेशन नंबर की पूछा गया था हमें क्या होता है, तो एक तरह का पुस्तकालय में जोड़ते समय नए, मतलब जो भी नया बुक आती है खरीद के, तो उसको हम लोग एक्सेशन नंबर उसको हम चढ़ाते हैं बुक पे भी, और अपने रजिस्टर में एक्सेशन नंबर उस बुक का देते हैं, उसी समय विशिष्ट नंबर दिया जाता है। तो ये 10 क्वेश्चन था, 10 कंसेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इसके अलावा आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड करके आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। यूजीसी नेट के लिए कोर्सेस है, केबीएस, एनबीएस, ईएमआरएस, बिहार लाइब्रेरियन, इन सभी एग्जाम के लिए हमारे पास कोर्सेस अवेलेबल है, जिसमें थ्योरी, एमसीक्यूज और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड हम लोग करते हैं। और इसके साथ साथ पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगा। आप हमसे कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।